नमस्कार, मेरा नाम है नमन रिचारिया और आज हम देखेंगे टिश्यूज यानी ऊतक के वो नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। इस वीडियो में मैं लिखावट नहीं करूँगा, मैं केवल एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये बात पता होगी, ऊतक में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी कि ईंट उस बिल्डिंग की मौलिक इकाई हो जाती है, फंडामेंटल यूनिट हो जाती है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए या प्लांट के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। यानी कि हम बोलें तो शरीर किनसे मिलके बना होता है? शरीर इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल्स से मिलके। फिर चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कौन हो वो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। तो जो हमारी कोशिका या जो सेल है वो हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। इसके साथ ही क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या के अकॉर्डिंग एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं बच्चों, वो उसके अंदर उनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और उसके सारे कार्य जैसे शोषण, पोषण, उत्सर्जन आदि वो सब एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, ये एग्जाम्पल है। अमीबा के अंदर क्या होता है, उसका शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना होता है और एक कोशिका से बने हुए के कारण जो उसका उत्सर्जन, पोषण, विसरण आदि कार्य हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा अमीबा करता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका शरीर जो है, उनकी बॉडी जो है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यानी कि अलग अलग कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं का जो समूह होगा, जो संरचना होगी, जो संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होगा, वो बनाता है ऊतक। और उनके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स कि उन ऊतकों के समूह के द्वारा ही अंग बनते हैं और अंग से फिर क्या बनता है, अंग तंत्रक। यानी कि पर्टिकुलर कार्य जो करने के लिए जो कोशिका, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, रिलेटेड कोशिका हो गई, पाचन तंत्र हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन होता है, क्योंकि उसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये कहेंगे कि सभी जीवित प्राणी या पौधे जो है कोशिकाओं के बने होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। संरचनात्मक यानी कि या फिर क्रियात्मक इकाई है। और एक कोशिकीय जीव जैसे कि अभी आपने देखा, अगर हम मनुष्य के अंदर देखें तो मनुष्य के अंदर जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, उन पेशीय कोशिकाओं के संकुचन और परिसारण के कारण ही क्या होती है, गति होती है। जैसे कि मैं अपने हाथ को यदि इस तरीके से मूवमेंट करवा रहा हूं तो ये किसके कारण हो रहा है, पेशीय कोशिकाओं के संचरण और प्रसारण के कारण हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हम किसी भी गर्म बर्तन को टच करते हैं, तो टच करते हैं, हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो क्या होता है कि उसकी संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क से फिर क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती हैं। तो तंत्रिका कोशिका ही इन्फॉर्मेशन का काम करती हैं, मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन देती हैं और फिर मस्तिष्क हमारी बॉडी के विभिन्न पार्टों तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो रक्त कोशिकाएं जो होगी उनके द्वारा क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, पोषण हुआ और हार्मोन है। इसी के साथ जैसे कि हम देखें तो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका ग्रहण करने का कार्य करती है फ्रेंड्स। इसी तरह से जैसे मनुष्य के अंदर था, ऐसे ही पादपों के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि प्लांट्स का शरीर भी बहुकोशिकीय होता है। इनमें भी लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं और श्रम विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। यदि हम देखें तो प्लांट के अंदर भी क्या होता है, संवहन नलियां, यानी कि जो संवहन ऊतक होते हैं उनसे संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं वो भोजन और पानी को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। यदि भाई वो ये काम करेंगे, पानी और फूड को पहुंचाने तक का काम प्लांट्स में करेंगी, तो उससे प्लांट्स की ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से बहुकोशिकीय जीवन के अंदर क्या होता है, श्रम विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। और अब हम यहाँ लेके कि इन्हें किस तरीके से लिखेंगे, तो हमने जैसा कि भी आपको बताया कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि सबका शरीर किन से बना होगा, सेल्स से बना होगा।
क्योंकि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। और एक कोशिकीय जीव को, जैसे कि अभी अभी हमने देखा, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक कोशिका के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। और एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। अब आपने सोचा होगा ये कैसे हुआ, यानी कि कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता है। अब जिस बॉडी में, फिर चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या ह्यूमन की बॉडी हो, अब जिसमें केवल एक सेल पाई जाएगी तो उसमें कैसे होगी श्रम विभाजन की प्रोसेस, कैसी पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। यानी कि एक ही कोशिका के द्वारा, एक ही सेल्स के द्वारा सारे कार्य होंगे। ठीक है, और हमने इसका एग्जाम्पल भी अभी देखा कि जैसे एक अमीबा है, अमीबा इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, तो अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति हो गया, भोजन लेने की क्रिया हो गया, गैसीय विनिमय हो गया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है किसके द्वारा, एक ही सेल के द्वारा। फिर यदि हम डायग्राम के थ्रू समझें तो हमने मान लो कोई लिया डायग्राम और उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, वो तो नॉर्मली भरा ही रहेगा, और उसमें जो संकुचनशील राजधानी होती है वो एक ही होती है अमीबा के अंदर। और अमीबा में जो बटन जैसी संरचना टाइप की होती है, जैसे कि जो छोटे छोटे बटन टाइप की रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये होता है केंद्रक भी हो गया। ठीक है, और खाद्यदानी भी हो गई। तो अभी तक हमने कितनी चीजें देख ली, एक कोशिकीय जीव के बारे में लगभग हमने काफी डिटेल से पढ़ लिया। अच्छा, जो एक कोशिकीय जीव का जो डायग्राम होता है उसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। अब चूंकि मैं अभी केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जब मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा तो उसमें हम डायग्राम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, और खाद्यदानी भी होती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है बहुकोशिकीय जीव, जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको बोलना कैसे, लिखना कैसे है। बहुकोशिकीय जीव में आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव में जो है लाखों कोशिकाएं होती हैं, उनका शरीर मतलब कि लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद में इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ही सक्षम होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो क्या करते हैं कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह, यानी कि हम कोशिकाओं का एक समूह बना देते हैं, फिर चाहे वो श्वसन से रिलेटेड हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम से यानी कि पाचन से रिलेटेड हो, उत्सर्जन से रिलेटेड हो, तो वो एक पर्टिकुलर कार्य ही करती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यानी कि कार्य का विभाजन भी इनके अंदर पाया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य, मतलब कि कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए ही सक्षम होते हैं। हम बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, मान लो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये एक अच्छी टर्मोलॉजी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखें मनुष्य में। आपने सबसे पहला तो इसका यही एग्जाम्पल है कि आपने मनुष्य में देखा होगा मांसपेशीय कोशिकाएं, यानी कि इनके संचरण एवं प्रसारण में शरीर में गति होती है। मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं कि इनके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। ठीक है, जैसे कि हमने एक डायग्राम लिया, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। उस डायग्राम में क्या होता है कि उन मांसपेशियों में गति होती है, किसके कारण, किसके थ्रू, संकुचन एवं प्रसार के थ्रू। मान लो कि जो व्यक्ति है उस डायग्राम में, वो हाथों और पैरों से मूवमेंट करके गति कर रहा है, यानी कि इनकी जो ये मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा ही इनके शरीर में मोशन हो रही है, वो मूव कर रहे हैं। फिर क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं, यह क्या है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, और फिर मस्तिष्क उन संदेशों को, उन इन्फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचा देता है। अब है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो विभिन्न भागों तक ये पहुंचा देती है तंत्रिका कोशिकाएं। अब जैसे कि रक्त कोशिकाओं को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो कोई ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है,
तो ये संवेदनाओं को जो ब्रेन है, ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो क्या करेंगे, उन संदेशों को, उन इन्फॉर्मेशंस को एक बार यदि मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो वो शरीर के उन बॉडी के अदर पार्ट्स तक, विभिन्न भागों तक उन इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रक्त कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन हुआ, भोजन है यानी कि जो हमारा फूड हुआ, और हार्मोन हुआ, और इसके अलावा भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनका वहन करता है, उनका वहन करता है। तो हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है यानी कि जो हमारा रक्त होता है, उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है आरबीसी। पहली कौन सी है, आरबीसी, यानी कि आरबीसी है, इनका पूरा नाम आ जाता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। और दूसरी है डब्ल्यूबीसी, इनका पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा जो है वह प्लेटलेट्स। तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स। तो ये हम देखेंगे कि जो ये रक्त वाहिका है और इसमें तरल पदार्थ जो भरा होता है, यानी कि हम जो बोलें जो फ्लड मैटर भरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इनके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा रक्त का लालटन होता है वो किसका होता है, आरबीसी का होता है। आरबीसी के कारण इनके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर यानी कि लाल रक्त कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका अंदर रंग लाल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि जो श्वेत रक्त कणिका होती है, वो क्या करती हैं, रोगाणु का भक्षण करती हैं। रोगाणु का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, यानी कि रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, जैसे मान लो हमें चोट लग जाती है, मान लो हमें चोट लग जाती है, तो चोट लग जाने के कारण या उसकी वजह से जो रक्त का थप्पा जम जाता है, चिपड़ी जम जाती है, हम एक प्रकार से बोले अपनी भाषा में, तो वो किसके कारण जमती है, वो रक्त का थप्पा या छिपली प्लेटलेट्स के कारण। किसके, प्लेटलेट्स के कारण ही वो रक्त का धब्बा जमता है। इसके कारण क्या है, रक्त ज़्यादा नहीं बह पाता है। और इस ब्लड के द्वारा ही बच्चों पोषक तत्व हुआ, ऑक्सीजन हुआ, और हार्मोन हुआ, ये सभी इन सभी के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है पादपों में, यानी कि प्लांट्स। अब हम प्लांट्स देखेंगे। अभी तो हमने देखा ह्यूमन के अंदर, अब हम देखेंगे प्लांट्स यानी कि पादपों के अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, अब पादपों में यानी कि प्लांट्स में क्या होता है, उस पौधों में या पादपों में जो वाहक नलियां होती हैं, हम बोले संवहन ऊतक होता है, उससे संबंधित कोशिकाएं, किससे संबंधित, वाहक नलियों से संबंधित या रिलेटेड सेल्स फूड और वाटर को, यानी कि भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं, ये होता है। और पादप भी जिस प्रकार से हमारा यानी कि ह्यूमंस की बॉडी जो बहुकोशिकीय सेल्स से मिलकर बनी होती है, इसी तरह प्लांट्स भी बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और नोट करनी है, एक चीज़ और आपको नोट करनी है जो कि मुझे अभी ध्यान आई, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऊतक, टिश्यू। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें टिश्यूज की स्टडी की जाती है, हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम औतकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को जिसकी संरचना क्रिया सब समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। और जीव विज्ञान की यानी कि बायो साइंस की वह शाखा जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करें, उसे हम औतकी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा ऊतक के बारे में केस स्टडी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऊतक। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तीसरी बार कि एक ही प्रकार की संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक जो है अब कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। टिश्यू आर 2 टाइप्स। पहला तो होता है पादप ऊतक जिसे हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू, और दूसरा होता है जंतु ऊतक जिसे हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू। अच्छा, जो पादप कोशिकाओं का जो समूह होगा, यानी कि जो प्लांट सेल्स का जो ग्रुप होगा, उसे हम कहेंगे प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। तो वो तो मिलकर बनाएंगे ही पादप ऊतक। और जो एनिमल सेल्स का जो ग्रुप होगा, यानी कि जंतु कोशिकाओं का जो समूह होगा, वो मिलकर क्या बनाएगा, एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक।
तो देखते हैं पादप यानी कि प्लांट टिश्यू। तो आपने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पादप के बारे में कि जो पौधे होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं वो स्थिर होते हैं। पादप स्थिर होते हैं, लोकेट होते हैं एक जगह, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके भोजन के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वह अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड गेट कर लेते हैं, यानी वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ये पादप होते हैं या जो प्लांट ये होते हैं वो संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। यानी उनके अंदर क्या पाई जाती है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। इस ऊतक की, कौन सी ऊतक की? पादप ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो मृत होती हैं और वो जीवित ऊतकों की भांति ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि मैकेनिकल पावर, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पादप होते हैं उनके अंदर वृद्धि होती है। वो एक सीमित क्षेत्र के अंदर होते हैं और इनके अंदर कुछ ऊतक ही ऐसे होते हैं जो जीवन भर विभाजित होते हैं, डिवाइडेड होते हैं और उस क्षेत्र के विभाजन की क्षमता पर डिपेंड करते हैं, उस पर ये आधारित होते हैं। इसी तरह से जंतु तक होते हैं, लेकिन जंतुओं का तो हमें ध्यान है ना कि उनको भोजन के लिए या आवास के लिए या अपने साथी के लिए क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करनी पड़ती है, मोशन करनी पड़ती है, और जो आप रोज देखते हैं डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में। और उसके लिए उनके अंदर ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, तो और उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती है, वो अपनी एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा लूज करते हैं क्योंकि वो मोशन करते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? प्लांट के कंपैरिजन में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट तो लोकेट होते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो एक समान होती है उनकी कोशिकाओं के अंदर, जंतुओं के अंदर, और उसी कारण उसके अंदर विवास और अविभाज्य क्षेत्र उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और जो पादप ऊतक होता है, हमने इसके बारे में कहा कि इसकी कोशिकाएं तो मृत होती हैं, लेकिन जंतु ऊतक जो होते हैं उसकी कोशिकाएं, अधिकांशतः कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, अधिकांशतः कोशिकाएं। अब हम यहाँ देखते हैं लिविंग्स के रूप में पौधे स्थिर होते हैं, वह गति नहीं करते हैं। यानी कि हमें लिखना किस तरीके से है, हम आपको बताते हैं। तो आपको लिखना है पादप ऊतक के बारे में कि पौधे जो हैं वो स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन एक स्थान पर स्थिर रहकर ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अपना फूड, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण आपने अभी अपने प्रयोग में लिया, प्रकाश संश्लेषण शब्द, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि ये कोई प्लांट है, मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है। अब चूंकि मैं डायग्राम तो है नहीं, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, मान लो ये कोई डायग्राम है प्लांट का और ये उसकी रूट हो गई, यानी कि उसकी जड़ हो गई, और आप सपोज करो मन में कि उसकी लीव हो गई, पत्ती, ठीक है। अब जो उस पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के रीजन, क्लोरोफिल की वजह से उसका लीव का जो रंग होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि हरा होता है। हरित लवक के कारण, क्लोरोफिल को हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। अच्छा, अब जो हरे रंग का जो ये क्लोरोफिल होता है, लीव होती है। अच्छा, और ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश उसकी उपस्थिति के अंदर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ये करेगा क्या? इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जो उसकी जो जड़ होती है या जो N2 होती है, N2O होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो NO2 तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल, जो वाटर है, H2O है, वो इस क्लोरोफिल को और सनलाइट की प्रेजेंसी के अंदर अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये भोजन तैयार करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
इसीलिए हमने कहा कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक स्थान पर स्थिर रह के अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अधिकांश पादप ऊतक यानी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मृत होते हैं, लेकिन यह मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। हाँ, पौधों में जो कुछ ऊतक ऐसे होते हैं प्लांट्स में कि वो पूरी होल लाइफ डिवाइडेड होते रहते हैं। यह टिश्यूज प्लांट्स के डेफिनेट पार्ट में ही होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो ऊतक के विभाजित होने की क्षमता पर डिपेंड करते हैं या आधारित होते हैं। तो ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? ये सारी पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू की विशेषताएं हैं। अब है हमारा जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जंतु जो है वो किसके लिए, अपने भोजन के लिए, अपने साथी के लिए और अपने आवास की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, जिस प्रकार प्लांट एक जगह लोकेट रहते हैं, लेकिन जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो चारों ओर मोशन करते रहते हैं। और पौधों की तुलना में जंतु यानी कि जो एनिमल होते हैं वो अधिक ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी लूज करते हैं या खर्च करते हैं, और वो तो करेंगे ही क्योंकि उनको ज़्यादा मोशन करनी है, और मोशन करेंगे तो उनकी ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू का थर्ड पॉइंट ये है कि इन ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। बिल्कुल सही है, जो ये टिश्यूज होते हैं इनका जो मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जीवित होता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा है कि जंतुओं में कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है और इसीलिए विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई डेफिनेट लिमिट यानी कि निश्चित सीमा नहीं होती है। अब ये किसकी विशेषताएं हैं? ये हमने जो अभी विशेषताएं देखी हैं जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू की। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अब पादप ऊतक के भी प्रकार होते हैं। हाँ, पादप ऊतक जो होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, यानी कि वो भी टाइप्स डिवाइडेड होते हैं। तो पादप ऊतक जो होते हैं वो विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक दो टाइप्स के होते हैं। विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक दो टाइप्स के होते हैं। और अब हम समझेंगे आज की क्लास। यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो को देखने और व्यू बढ़ाने के लिए आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।